अभी हमारे साथ भी हुआ। हमें तो खैर सब्जेक्ट ने तो नहीं मारा, साइकोलॉजी ने मारा, सीधी सी बात कहते हैं। तो 295 गई अंतिम मेरिट, 290 ले लिए, 5 नंबरों से रहे। बराबर वो बताएं किसको, आप 1 से रहो चाहे 5 से रहो चाहे 20 से रहो, आप रह गए। फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और मनोविज्ञान ने पछाड़ दिया, 26 किए, सोचा था 4 गलत होंगे, 14 गलत हुए। तो उसमें कोई विद्वता नहीं कि हमें भी आती है, नहीं आती। आज भी वहीं खड़े हैं साइकोलॉजी में, उत्तर सारे ठीक लगते हैं और वो सारे हमारे सोचे हुए गलत हो जाते हैं। समस्या ये है। अब बात हम जो कल कर रहे थे, जाते जाते उसको 2-3 बार दोहराई है बात, इसलिए बारी बारी कि वो पूरी तरह याद हो जाए। सबसे पहले मदरसा, अब तिथियां आप बोलोगे, 1721। कहाँ? कलकत्ता। बनाने वाला वारेन हेस्टिंग। विलियम जोन्स ने बनाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब? 1784। एक पत्रिका निकलती थी एशियाटिक रिसर्च, पहली बार भारत का अतीत उसमें छापा गया और प्रयास किया गया भारत की सभ्यताओं पर जानकारी। और एक पहला अनुवाद जिस चीज का इस संस्था में हुआ, भगवत गीता, किसने किया? विल्किंस। किस नाम से? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, मूल संस्कृत से, 1784। विलियम जोन्स के मरने के बाद एक अनुवाद छपा था, किसका? मनुस्मृति। किस नाम से? द कोड ऑफ जेंटू लॉ। सबसे पहले, अब वो बात मैंने पीछे छोड़ दी, जोनाथन डंकन ने बनारस में एक कॉलेज बनाया था, किसका? संस्कृत। प्राच्य भाषाओं पे ही काम हो रहा है अभी, और उसमें एक नाम जोड़ा हमने, श्री रामपुर त्रय। और अब उसके बाद एक कॉलेज जो असैनिक और सैनिक नौकरी करने वालों के प्रशिक्षण के लिए, वो बंद हो गया, 2 साल चला, 6 में उसे शिफ्ट किया गया हेलीबरी में। ये सारे ही प्रयास नाकाफी रहे और इन सारे ही प्रयासों के बाद 1 लाख रुपया शिक्षा पर 1813 में। सवाल मैं यूं पूछ लूं, 1813 का जो काल है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, वो एक अंग्रेजों की नीति का परिवर्तन दर्शाता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा। यूं भी बना ले वो भाषा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए आया। 1817 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना, जिसमें प्राच्य भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। अब उसके बाद एक सीधा सा उत्तर बना कि हमने पढ़ा कि 1835 में मैकाले माइन्यूट, किस गवर्नर के काल में? विलियम बेंटिंग के काल में। 2 फरवरी को स्मरण पत्र गया, 7 मार्च को वो लागू हुआ। और 2 स्टेटमेंट मैकाले के कि वो कहता था कि भारतीय संस्कृति अंधविश्वासों का भंडार है। फिर वो कहता था कि हमारे यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पेपर में आया है और ये तो सीधा ही आया। मैकाले किस भाषा का समर्थक था? मैकाले माइन्यूट कब आया? 1835 में। तिथि नहीं पूछी जाती, हमने फिर भी पढ़ी। अगली बात, वो कहता था हमें क्या तैयार करने हैं? अगर मैं कहूं तो भूरे रंग के अंग्रेज, शरीर से भारतीय हैं, खून से अंग्रेज हैं। लेकिन वो असल में क्या कर रहा था? दुभाषी है। ये भी मैंने कहा था, जो हमारी भाषा उन्हें समझा सके और उनकी भाषा हमें समझा सके। लेकिन सबको नहीं पढ़ाना चाहता। किस उच्च वर्ग? जिसको विप्रथरान, डार्डन वर्ल्ड, निस्यंदन सिद्धांत और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? ऑकलैंड ने। काम पहले ही कर दिया, किसने? मैकाले। ये भेद ध्यान रखना। ये राजभाषा कब घोषित हुई? फारसी से अंग्रेजी, 1837। अब पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 2 कॉलेजों का मैंने नाम लिया था। पहला मेडिकल कॉलेज 1835 और कलकत्ता का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1856। लेकिन भारत का पहला रुड़की 1847, जिसने बनाया? उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन ने। अब आती है बात उसके बाद चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 4 बातें, अगर वो शर्तें याद नहीं होती तो ये मत समझ लेना हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो हो जाएगा। 3 बातें आज संक्षिप्त कर रहा हूं बात। पहली, निजी प्रयत्नों को बढ़ावा देने की बात की गई। एक बात, सरकार का उद्देश्य क्या हो? अंग्रेजी नहीं, पाश्चात्य कला, साहित्य, विज्ञान का प्रचार। लेकिन स्थानीय माध्यम तो स्थानीय भाषा, प्राथमिक उच्च वर्ग की भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी हो। लेकिन एक बड़ी बात कही उसने, 3 प्रेसिडेंसी नगरों में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, और वो बना। इसके साथ एक बात और, महिला शिक्षा के ऊपर काम किया जाए। और अगर प्रश्न आने के लिए ऊपरी पड़ा है तो वो यही है। महिला शिक्षा पर पहली बार जिसने सुझाव दिया, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और वो पहला बड़ा सुधार था, इसीलिए उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
उस समय जो प्रधानमंत्री रहे एबरडीन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था कौन? चार्ल्स वुड, और उसके प्रस्ताव माने गए। अगले 20-25 सालों तक उस पर काम भी हुआ, और उसके ऊपर जितना काम हुआ उस काम को परखने के लिए हंटर कमीशन बैठाया गया। 1882 20 लोग थे, 8 भारतीय थे, 200 प्रस्ताव देकर गया उस समय गवर्नर या वायसराय रिपन। सवाल ये, उसने जो बातें कही ज्यादा ना रहे, एक लाइन, महिला शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था ना होने पर खेद जताए। दोनों शब्दों में फर्क है। फिर उसने कहा स्थानीय भाषा पर ध्यान दो, सॉरी, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दो, स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषयों में हो। और फिर उसने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेजी ही हो, लेकिन शिक्षा के खंड 2 हो जाएं। क्या? एक तो बिल्कुल नीचे, जो एक तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चा जाएगा, एक कोई ना कोई जॉब करेगा। वो क्या बता रहा था? शिक्षा में एक चीज लाओ, व्यवसायिक शिक्षा। अगर वो भाषा यूं बना दे, सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा से हटकर व्यवसायिक शिक्षा के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाने वाला जो सुझाव था वो हंटर ने ही दिया। काम उस पर हुआ नहीं हो, वो बात की बात। हंटर आयोग गया, एक बड़ा सुझाव 1901 में शिमला में आया, रेले कमीशन के रूप में 1902 और विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में 1904। वो वही व्यक्ति है। कर्जन था उस समय भारत का वायसराय, शिमला में बुलाया, उनसे राय ली। अब सवाल ये, रेले कमीशन, अब देखो पेपर बनाने वाला क्या करता, अगर वो लिखता है विश्वविद्यालय अधिनियम मूलतः किस शिक्षा पर आया था तो उत्तर बीच में लिख दिया। वो विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं लिखता, वो लिखता है रेले कमीशन किस पर बात कर रहा, किस शिक्षा पर? विश्वविद्यालय शिक्षा पर। और उस बाद में जब उसने रिपोर्ट दे दी, वो जब लागू हो गई तो किस नाम से जानी गई? विश्वविद्यालय अधिनियम। कल भी कहा था, विश्वविद्यालय अधिनियम का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है, बहुत फर्क है उसमें, बहुत दूर की बात है वो। विश्वविद्यालय अधिनियम, रेगुलेशन, वो चला गया। और उसमें एक खास बात, एक ही बात कहने को तो क्या दिखा कि हम स्वतंत्रता दे रहे हैं विश्वविद्यालय को, सीनेट बना रहे हैं, 50 से 100 के बीच में लोग होंगे जो विश्वविद्यालय की तरक्की के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, बजट के लिए योजनाएं बनाएंगे। लेकिन एक बात कहकर बात पूरी कर दी कि उनकी सारी योजनाओं के ऊपर अंतिम शक्ति वीटो के रूप में किसके हाथ में है? वायसराय। तो क्या कहा गया कि कर्जन ने जो नीति लागू की वो सरकारीकरण की नीति थी, और ये कहा जाने लगा कि दुनिया में उस समय के भारत के विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी तंत्र में जकड़े हुए हैं, ये कर्जन के साथ। लेकिन वही कर्जन के साथ 2 बातें और जुड़ी हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना और एक शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति, H.W. ऑरेंज, ये याद रखना। यद्यपि पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है, लेकिन पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन लॉर्ड कर्जन। अब बात ये बनी, वो हो गया। फिर सरकारी प्रस्ताव भी आया 1913 में कि हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, लेकिन वो योजना लागू नहीं हो पाई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। वो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने की ओर था, सैडलर कमीशन आया। सैडलर कमीशन ने जो 2 बातें कही, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया जाए, शिक्षा त्रिवर्षीय हो, 3 सालों की हो, जिसको हम कहते हैं स्नातक शिक्षा, आज भी हम पढ़ रहे हैं, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। और एक बात सीधी सी, महिला शिक्षा पर फिर से ध्यान देने की बात दोबारा दोहराई गई। सैडलर आयोग, सर सैडलर, और मैंने इसमें कहा था 2 भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। अब बात, ये साल था 1917। अब ये हो गया काम। अब सरकार का अगला सुधार आया 1929 में, जिसको कहते हैं सर हार्टोग समिति। अब सीधा सा उत्तर, 2 लाइनें इसमें पढ़नी है। सर हार्टोग समिति 1929। धीरे धीरे शर्तें कम हो रही हैं, पर हैं बड़ी मजेदार। एक लाइन में सारी बात कह दूंगा जो 4 लाइनों में उसने लिखी, 4 सुझाव दिए हैं। वो कहता है, मैं देखो प्राथमिक शिक्षा से लगता हूं, उच्च शिक्षा पे बात खत्म कर दूंगा। वो कहता है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दो, कोई शक नहीं, लेकिन इसको कंपलसरी मत बनाओ, अनिवार्य मत करो कि हर बच्चे को दो ही दो। वो क्या मानता था? हर बच्चा शिक्षा पाने के लायक नहीं होता, उसकी सोच ये थी, वो ये कह रहा था। लेकिन वो सीधे शब्दों में बेइज्जती नहीं कर रहा था। वो कहता था गांवों के लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की ललक नहीं होती, योग्यता ही नहीं होती। अभी मैंने जो बात कही वो कहीं लिखी नहीं है, जब वो बात पूरी कर देगा तो उत्तर यही झलकेगा। जैसे प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान तो दो, पर उसे अनिवार्य मत करो, लेकिन उच्च शिक्षा हर किसी को मत दो, वो भी उसे दो जो उच्च शिक्षा पाने के योग्य हो। जैसे
वो कह रहा है हर बच्चा जो आपका 10वीं पास है, उस समय 10वीं के बाद सीधी विश्वविद्यालय शिक्षा होती थी, 12वीं के बाद नहीं होती थी, ध्यान रखें। तब 9वीं क्लास में ही लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया करते थे, हमारे ही पूर्वज हमें बताते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब सवाल ये कि जब उसने कहा प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दो, अनिवार्य मत करो, और उच्च शिक्षा हर आदमी को मत दो, जैसे वो 10वीं पास कर गया, एक वर्ग जो योग्य है विश्वविद्यालय की शिक्षा पढ़ने के लिए, बीए एमए करने के लिए, उसे तो विश्वविद्यालय में ले आओ, जो उसके योग्य नहीं है उसको कहाँ मल्टीपर्पज एजुकेशन में डाल दो, जैसा आज हम करते हैं। ITI कर लो, कुछ और छोटा मोटा काम कर लो, कुछ काम सीख जाओ ताकि आप अपना पेट भर सको। क्योंकि उसने फिर अंतिम बात कह दी, ग्रामीण छात्रों को विश्वविद्यालयों में एडमिशन ना दिया जाए क्योंकि वो इसके योग्य नहीं। तो वो सुलझी हुई बात क्या है, वो क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग सभ्य ही हों, और वो सभ्य किन्हें मान रहा था, शहरी लोगों को। तो हार्टोग समिति की थीम यही है, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो ना हो, ध्यान दिया जाए, कोई बात नहीं, उच्च शिक्षा का सबको फायदा ना मिले, योग्य लोगों को मिले, और वो बाहर किन्हें कर रहा था, गांव के लोगों को। अब सवाल ये हो गया पूरा। अब धीरे धीरे एक और बात, अब गांधी जी ने टांग अड़ाई है थोड़ी सी इसमें 1937 में, लेकिन पेपर में ये प्रश्न आता है, लाइन एक ही है लेकिन वो उठती है बात, जिसको आप कहते हो शिक्षा की ये योजना, इसको ये भी कहा जाता है बेसिक। और एक बात ध्यान रखना, गांधी जी के जीवन की एक थीम भी है, वो एक ही बात कहते हैं, ऊपरी सुधार तब तक संभव नहीं होते जब तक कहाँ पानी नहीं पहुंचे जड़ों में, रूट पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक ऊपरी सुधार नहीं होंगे। जैसे माओ त्से तुंग बहुत बड़ा नाम है चीन के इतिहास में, हम शायद पढ़ेंगे भी सिलेबस में, कोमितांग दल माओ त्से तुंग जब छोटे थे, उनकी माता एक बगीचा उन्होंने लगाया था, रोज उनको पानी देती, पूरी बाड़ी को पालती थी। एक बार उसको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना हुआ, तो उसने माओ त्से तुंग को कहा भी इनका ध्यान रखना, तो माओ त्से तुंग ने कहा फिक्र मत करो माँ, मैं इनका ध्यान रखूंगा, इन फूलों का। वो चली गई, थोड़े दिन बाद वो लौट कर आई, तो उसने देखा सारे फूल मर गए, सारे पौधे सूख गए, और उससे आके पूछा ये तूने क्या किया? तो उसने कहा माँ मैं तो रोज इनको नहलाता था, रोज इनके पत्ते झाड़ के साफ भी करता था, ये फिर भी मर गए। क्या किया उसने ऊपर से तो नहलाया पर जड़ों में पानी नहीं दिया। उसने कहा मैंने इनका ध्यान तो बहुत रखा, रोज साफ भी किए, रोज इनको ऊपर से नहलाया भी, पानी भी दिया, पर ये फिर भी मर गए, तो आपने उनकी जड़ों को पानी नहीं दिया। तो गांधी जी का ये नाम से ही पता लगा लेना, बेसिक शिक्षा मतलब गांधी जी, वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये ध्यान रखें, बात जो अंदर लिखी है वो नहीं, इनकी बेसिक शिक्षा योजना बनाई किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बनाई। 2 दिसंबर 1937 जिस दिन उन्होंने योजना का प्रारूप तैयार किया, इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रस्ताव, डॉक्टर जाकिर हुसैन योजना भी कहते हैं, वर्धा योजना भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं। और एक ही लाइन, सिर्फ एक लाइन, कि 7 साल के बच्चा जब तक वो 7 साल की उम्र पूरी नहीं करता, 7 साल तक शिक्षा अनिवार्य हो, निशुल्क हो और मातृभाषा में। 3 शर्तें गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में योजना दी, 7 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दी जाए, अनिवार्य रूप से दी जाए, निशुल्क दी जाए और वो मातृभाषा में दी जाए। सबसे बड़ी थीम उसकी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। क्यों? टाइम देखो क्या था। और 3 सितंबर 1939 को क्या घटा? दूसरा विश्व युद्ध। वो शुरू तो एक को ही हो गया, 3 को जवाबी कार्रवाई हुई। पोलैंड पर बमबारी कब हो गई? 1 को, और 3 को ब्रिटेन ने भी, क्योंकि पोलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन लोगों की थी? उन्हीं बड़े राष्ट्रों में से एक राष्ट्र की, इंग्लैंड की। तो इसलिए यहां ध्यान रखिए, गांधी जी की बेसिक योजना पर काम नहीं हुआ, आगे अब काम किसी पर ही नहीं हुआ। इसीलिए पेपर में प्रश्न घूम फिरकर हंटर आयोग और वुड के डिस्पैच से क्यों आते हैं? क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था, तो सरकार ने फिर एक योजना भेजी, जिसको आप पढ़ते हो शिक्षा की सार्जेंट योजना। अंतिम 1944 शिक्षा की सर जॉन सार्जेंट जो इस प्रस्ताव को लेकर आए, सर जॉन सार्जेंट, जिसको शिक्षा की सार्जेंट योजना भी कहते हैं, 1944। इसमें जो भी शर्तें बताऊंगा वो एक भी लागू नहीं हुई। और वो शर्त मुख्यतः क्या थी?
वो कहता है कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय एक में ही सारा कुछ पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक बात उसने कही जो बहुत बढ़िया थी, और एक शानदार लाइन। एक तो ये, इसका मतलब क्या निकला कि अब तक प्राथमिक शिक्षा से क्या मतलब था, मिडिल, उच्च प्राथमिक, ऐसा कुछ नहीं। विश्वविद्यालय से ठीक पहले की शिक्षा प्राथमिक, और उसके ठीक बाद उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय, दो ही भागों में थी। इसने क्या कहा, प्राथमिक का मतलब बहुत प्राथमिक। वो अब अपनी बात पूरी कैसे कर रहा है, वो कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दो। तो जब ये देनी है तो विद्यालय फिर कौन सा होगा, प्राथमिक। और इसके बाद जो शिक्षा देनी है 10th तक, वो फिर हो जाएगा माध्यमिक, और उसके बाद जो आएगा वो विश्वविद्यालय। तो जब इसने ये शर्त दी तो जाहिर सी बात है उस पर काम भी करना होगा। जब उस पर काम करना होगा वो बेहतर तब होगा कि इसको बड़े स्कूलों से अलग कर दिया जाए। और आज भी देख लो सरकार क्या कर रही है, प्रारंभिक शिक्षा अलग है, माध्यमिक शिक्षा अलग है, उनके बोर्ड भी अलग बने हुए हैं, निदेशक भी अलग हैं, उच्च शिक्षा अलग है। और जब आप शिक्षा प्रबंध पढ़ोगे तो दूसरे ही चैप्टर में सारा ढांचा आपको पढ़ना है, कौन मंत्री, कौन राज्य मंत्री, कौन सचिव, फिर उसका उप सचिव, फिर उसके नीचे निदेशक, फिर प्रधानाचार्य तक आकर बात खत्म होती है। तो वो ढांचा कहीं ना कहीं से निकला, किस योजना से, लेकिन ये लागू नहीं हुई। दो बातें याद रखनी है, एक तो उसने कहा ये ढांचा अलग हो, दूसरा किस तक उम्र तक के बच्चों को फ्री पढ़ाया, 6 से 11 अनिवार्य निःशुल्क। लेकिन सवाल ये योजना लागू इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके ठीक 3 साल बाद हम आज़ाद हो गए। इस पर काम इसलिए नहीं हुआ, हम आज़ाद हो गए। और हमारे देश में जिनके याद में हम शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उनको जिम्मा दिया गया। अब हमारे देश में आप सुझाव दो शिक्षा कैसी हो, इनको छोड़ो, जो अब तक हुआ अंग्रेजों के काल में उसे छोड़ो। उसको राधाकृष्णन योजना भी कहते हैं और साल है उसका 1948। हम यहीं तक बात करेंगे, इसमें क्या कह गए वो, और वो नेट में हर बार ही प्रश्न आ जाता है, एक आध बार छोड़कर। उन्होंने जो 4 शर्तें दी आपको याद करनी बहुत आसान रहेंगी। वो कहता है कॉलेज में पढ़ने से पहले, विश्वविद्यालय में पढ़ने से पहले पढ़ाई कितने साल की होनी चाहिए। अब क्या आ गई इसमें, 12वीं, पहले क्या रही, 10वीं। तो उन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा में जाने से पहले 12 वर्ष का अध्ययन जरूरी है। फिर उन्होंने कहा शिक्षा के कार्य दिवस कितने होने चाहिए। आज भी चल रहे हैं, बीएड कॉलेजों में हम पढ़ते हैं 180 दिन, चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है, 180 दिन। कहने को तो 6 महीने ही हुए, ये भी पूरे नहीं हो पाते, होते ही नहीं है, छुट्टियां इतनी आ जाती है शिक्षा विभाग में। तो वो कहता है कि कार्य दिवसों की संख्या 180 हो, 12 साल का अध्ययन पहले हो विश्वविद्यालय से, और विश्वविद्यालय की शिक्षा कितने वर्ष की हो, 3 वर्ष। जिसको आज पढ़ रहे हैं स्नातक करने से पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 वर्षीय बैचलर डिग्री हो गई। लेकिन वो ये भी कहता है कि शिक्षा किस सूची का विषय हो, और आज ये किस सूची का विषय है, ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ। कभी राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब बाद में हो गया, मुझे पर्टिकुलर तो पता नहीं कौन से संशोधन से हुआ, ये अभी मुझे याद नहीं, पर ये समवर्ती सूची का विषय हुआ। और एक बड़ी लाइन कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टों में जाने के लिए बीए होना जरूरी ना हो। बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन वो बीए होना जरूरी है, और वो आज भी है। तो इन्होंने जो शर्तें दी, और जैसे ही इनकी शर्तें लागू हुई, और इन्होंने एक सुझाव और दिया था, और वो क्या है, विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए। और 1953 में तो वो आयोग बना, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में बना। ध्यान रखना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो उसका ढांचा, जो प्रस्ताव पारित हुआ 1953 और 1956 में, वो ढांचा बना दिया गया। किन शिक्षा को देखने के लिए, उच्च शिक्षा को देखने के लिए। अब सवाल क्या उठा, हमारे देश के विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को, अब वो शब्द हट गया ग्रांट देने का काम। ग्रांट अभी भी देती है यूजीसी, लेकिन वो यूं नहीं तनख्वाह देने के लिए ग्रांट नहीं देती। 12B नियम के तहत जो भी उसके अंडर जुड़ते हैं उनको वो कैसे पैसा देती है, लाइब्रेरी में काम करने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तनख्वाह देने के लिए कोई ऐड नहीं देती। ग्रांट, ग्रांट का मतलब क्या है, दान एक तरह से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वो अनुदान देता है, किसको, विश्वविद्यालयों को, और जो महाविद्यालय भी यूजीसी से संबंध हो गए हैं उनको देता है। और वो भी आपने एक शब्द सुना होगा NAAC, नेक।
नेक्स्ट से जो रजिस्टर्ड है पहले उससे होना रजिस्टर्ड जरूरी है। किससे रजिस्टर्ड होने के लिए? यूजीसी से। आप अगर उसमें ए ग्रेड में तो आना बहुत ही ऊपर की बात है, सी से आगे बढ़ जाएं, बी में आ जाएं तो बहुत कुछ ले सकते हैं यूजीसी से। तो ये यूजीसी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने का काम भी करती रही और आज भी कर रही है। और दूसरी बात, राधाकृष्णन आयोग ने एक ढांचा ऐसा दिया हमें जिस पर हमने बाद में काम भी किया। फिर तो बहुत कोठारी आयोग भी आए, शिक्षा की बहुत सी और भी 1986 की नीति भी आई, बहुत कुछ आया। लेकिन अब बात हमने अंग्रेजों के काल में पढ़ना था, हमने आज़ादी के बाद का भी एक अधिनियम पढ़ दिया। ये चैप्टर यूं पढ़ने को वास्तव में टेढ़ा था। याद करोगे, एक लाइन पढ़ोगे, अगली भूल जाओगे, अगला सुधार याद करोगे, पिछला भूल जाओगे। 2 दिन पूरे लगातार हमने इस पर चर्चा करी है। मुझे नहीं लगता कि पेपर में अब आ जाए। इनको क्रम से सजाओ, हंटर, वुड, और फिर रख दो सार्जेंट, फिर विश्वविद्यालय अधिनियम। तो अब सन ना भी याद हो, क्रम जचा लो गया। 40 फुट पहले हंटर आयोग, बाद में शिमला सम्मेलन या विश्वविद्यालय अधिनियम, उसके बाद में सेटलर कमीशन, उसके बाद में हार्टोग समिति, उसके बाद में सार्जेंट योजना, उसके बाद में। अब पेपर अगर आसान बने तो यही, लेकिन अगर टेढ़ा बने तो अंदर की शर्तें भी। इस और एक अच्छी, इस चैप्टर से प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं बनता। ये तंग तो वैसे ही कर लेता है याद करने में, उसकी शर्तें याद करनी तंग कर लेती हैं। और जिस पर हमने चर्चा करी है 2 दिन, इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएगा, निसंदेह मिल जाएगा। पर बात ये, आने के बाद कोई गलत करेगा तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। जब हमने पढ़ लिया और फिर भी गलत करोगे तो फिर काम खराब। अब जो अगला चैप्टर है, मात्र 5 मिनट में, पत्र पत्रिकाओं का विकास, वो हम पढ़ते हैं और वो मामला खराब करता है। कुछ लाइनें लिख रहा हूँ, 2-3 लाइनों में सारा कुछ। और मैं गाइड में मत पढ़ना, दिया है वो, हमने कुछ उसको आसान किया और वो एक चार्ट बनवा रहा हूँ आपकी कॉपी पे। इस चैप्टर को जब भी पढ़ो इसी चार्ट को पढ़ना आप। और एक लिस्ट गाइड में दी है, वो लिस्ट क्या कह रही है? सिर्फ पत्र पत्रिकाओं के लेखक। ये वो पत्र पत्रिकाएं हैं जो ढांचा है पूरा, जो कोई पहला है, कोई अंग्रेजी का पहला है, कोई हिंदी का पहला है, कोई भारतीय पहला है, ये वो है। और बाकी लिस्ट उसमें दी है। एक लाइन लिख रहा हूँ, वो आप, हाँ, वो ये है, जेम्स भट्टाचार्य व मार्शमैन, एक अंग्रेज हो गया, एक हिंदू हो गया, जेम्स भट्टाचार्य, नाम पे मत जाना। मार्शमैन बकिंघम पैलेस में राज की बात कर रहे थे। बस एक तो लाइन है, दोबारा बोल रहा हूं, जेम्स भट्टाचार्य व मार्शमैन बकिंघम पैलेस में, जो लंदन में है, पैलेस में राज की बात कर रहे थे। एक लाइन। और इसी के साथ एक और लाइन जोड़ दूं, अगर चाहो तो आप इसी में जोड़ लेना। अब अगर जोड़ना चाहो इस लाइन को तो एक शब्द लिख लेना वही, और ना जोड़ना चाहो तो मैं इसके बाद में आगे एक लाइन लिख रहा हूं। वहीं जुगल ने ईश्वर से छीनकर हरीश को मोती दे दिया। इसमें सारे ही नाम आ जाएंगे, मोती दे दिया तो हरीश, फिर नाम लिख रहा हूं इसको डिफेंस करने के लिए, हरीश के साथ एक नाम लिख रहा हूं, हरीश मुखर्जी। तो हरीश मुखर्जी ने दास बनकर लाला जी को फिरोज के घर से, बस पूरी हो जाएगी बात, पानी पिलाया। अब यहाँ सारे अखबारों के सिर्फ किसके नाम, व्यक्तियों के नाम हैं अभी, ये उनके अखबारों के लिए एक लाइन है बस। ये पहले तो व्यक्तियों के नाम है और ये थोड़े नहीं है, बहुत कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। अब इनके नाम जोड़ेंगे, ये कौन कौन है। आप अपने पेज में ये लाइन जहाँ ऊपर लिखो, फिर एक स्पेस लिखना है, एक तरफ नाम और दूसरी तरफ उनके अखबारों के नाम, फिर भी जगह छोड़ना, उनके आगे कुछ घटनाएं जुड़ेंगी, कौन सी अखबार के साथ क्या जुड़ा है। तो पहले तो ये नाम आपने लिख दिया, लाइन दोबारा बोल दूं, जेम्स भट्टाचार्य व मार्शमैन बकिंघम पैलेस में राज की बात कर रहे थे। वहीं जुगल ने ईश्वर से छीनकर हरीश को मोती दे दिया। ये यूं भी बन सकता था, वहीं जुगल ने मोती छीनकर हरीश को दे दिया, नहीं, वो क्रम टूटेगा, फिर क्रम यूं ही बनेगा।
जुगल ने ईश्वर से छीनकर हरीश को मोती दे दिया तो हरीश वही व्यक्ति मुखर्जी दास बनकर लाला जी को फिरोज के घर से पानी पिलाया। तो बात हो गई। अब इसमें इनके नाम जोड़ो। सबसे पहले हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हर बंदा जानता है, बंगाल गजट पहली किताब, जो पहली अखबार। अभी इसके आगे कुछ पहली पुली दूसरी कोई बात, सिर्फ नाम। हमने एक व्यक्ति क्लियर किया, 1 नंबर। दूसरा ये नाम, दूसरे का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, 2, ये हो गया। तीसरा नाम लिखा ही पड़ा है मार्च में, और ये हो गया 3। और चौथे का नाम भी लिखा हुआ है बंकिंघम, वही नाम है। उसके बाद है राज का मतलब राजा राम मोहन राय, ये हो गया। अब ये लाइन तो पूरी हो गई, उसमें इतने नाम हैं, 5 नाम हैं उसमें। अब दूसरी लाइन में आइए। ये लिख दिए 5 नाम। अब जो दूसरी लाइन में लिखे हैं नाम जुगल, इसका नाम है जुगल किशोर। जुगल किशोर के बाद है, 1 मिनट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हो गया इस पे नाम। ये 6 नंबर था, ये 7 नंबर हो गया। अब हरीश 8। इस हरीश के आगे सिर्फ हरीश चंद्र नहीं, भारतेंदु हरीश चंद्र, भारतेंदु हरीश चंद्र। इस हरीश से मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष 9 हो गया। अब ये देखिए, अब ये नाम पूरा अलग लिखा हुआ है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी है, पूरा नाम लिखा हुआ हरिश्चंद्र मुखर्जी। और आगे ये बहुत बड़ा नाम क्रिस्टोफर दास पाल, दास शब्द एक ही व्यक्ति है, ये दास वाला क्रिस्टोफर दास पाल, वो हो गया था 9, ये हो गया 10, ये 11। और अब लाला लाजपत राय, ठीक है, नहीं लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल, सॉरी। ऐसा नहीं कि लाला लाजपत राय ने भी कुछ लिखा नहीं, पंजाबी इंडिया उन्होंने भी अखबारें छापी हैं। लाला हरदयाल हैं पहली बार तो यहाँ, लाला हरदयाल। और उसके बाद जो नाम है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और अब ये शब्द पानी, KM पणिक्कर, KM पणिक्कर है वैसे तो नाम, पर आप जैसा भी इसको समझ सके, पणिक्कर या पानी। अब ये तो हो गए इतने नाम, जिसमें हमने रखा नाम 13 और एक हमने रखा 14 लोगों की अखबारें तो हमने यहाँ पढ़ देनी है। और ये 14 लोगों की अखबारें कुछ ना कुछ घटनाएं हैं, केवल लेखक नहीं। अगर इनसे हम डेप्थ में जाके प्रश्न पढ़ें, सीधा पढ़े तो ये हो गया और उसकी अखबार लिख दूं, बात पूरी हो गई। उनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। अब मैं एक बार तो यहाँ मिटा रहा हूँ, पर आपने अब लिख लिया है, उनके आगे मैं पूरी बात लिखूंगा। अब आप एक एक नाम बोलते जाना और मैं उसके आगे उसकी अखबार की पहले तो लाइन लिखूंगा, सूत्र लिखूंगा पहले तो। वो क्या है? वो ये है, अभी उसके साथ फिट नहीं करना, अलग लाइन लिखना। बंगाल के गजट, चाहता तो मैं बंगाल गजट भी लिख सकता था, एक शब्द का गैप करा है मैंने, बंगाल के गजट लिखा है। इसका मतलब ये है बंगाल गजट 2 अखबार है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी लिखी जाएगी। लेकिन अगर 2 शब्द बंगाल बंगाल लिख दोगे तो नहीं जमेगी। बंगाल के गजट के दर्शन, कलकत्ता की पत्रिका,
कलकत्ता की पत्रिका संवाद चंद्रिका से ही हो सकते हैं। ये सारे नाम नहीं है, वहां तक आ गया, राज की बात कर रहे थे, वहां तक तो ये पूरा हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे एक लाइन, बंगाल के गजट के दर्शन कलकत्ता की पत्रिका संवाद चंद्रिका से ही हो सकते हैं, इसमें उनकी अखबारें आ जाएंगी। दूसरा है, अगली लाइन जो बचे हुए लोगों को पूरा करेगी वो ये, पर चाहो तो इसी में जोड़ सकते हो, मैंने फिर भी कहा आप इसको आगे बढ़ाना चाहो तो ये लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहो तो सीधी लाइन लिख दो। पर उदंड सोम के वचन अमृत की तरह हिंदू पैट्रियोट में गदर बनकर बॉम्बे में शोर मचा रहे हैं। ये बॉम्बे में शोर मचा रहे हैं और जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हैं। ये हो गई बात पूरी। दोबारा बोल रहा हूं सारी बात। बंगाल के गजट के दर्शन कलकत्ता की पत्रिका संवाद चंद्रिका से ही हो सकते हैं, पर उदंड सोम के वचन अमृत की तरह हिंदू पैट्रियट में गदर बनकर बॉम्बे में शोर मचा रहे हैं और जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हैं। अब इनके नाम जोड़ेंगे, वो जितनी भी पहले दो लाइनें लिखी और ये एक लाइन जो लिखी हुई है, इसमें उनके नाम जोड़ेंगे। उतार दी ये लाइन, लिख लो ऊपर वाली तो लिख दी होगी। और अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं बोल ही रहा हूं, समय कम लगेगा। उसमें अब कुछ घटनाएं भी उनके साथ जुड़ेंगी। वही है, पहला नाम हमारे पास था पहली लाइन में जेम्स, और इधर पहला शब्द था बंगाल, तो जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल गजट। सिर्फ अभी नाम, सन पे फिर बात करूंगा अभी, वो भी एक फॉर्मूला क्या, वो सीधा कुछ आंकड़ा है। सबसे पहले जेम्स का मतलब जेम्स अगस्टस हिक्की और बंगाल गजट। आगे इसके लिखिए, अब इसका दूसरा नाम ये भी था द कलकत्ता जर्नल, और इसका एक नाम था द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। इसका पूरा नाम ये है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जिसको आप बंगाल गजट भी कहते हो। ये इसका दूसरा नाम भी था, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। और ये भारत का पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, कल हमने एक व्यक्ति को पढ़ा था परसों, द हेनरी विवियन डेरिजियो कलकत्ता साहित्य गजट। देखो फर्क है, और उसको याद रखने का एक तरीका, उसको लिखो कलकत्ता लिटरेरी गजट, याद रखना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, नाम मिक्स ही होंगे इसमें। तो पहला अखबार 1700 समय बाद में जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल गजट, भारत का पहला, भाषा अंग्रेजी हो हिंदी हो, भारत का पहला है। अब अगला नाम था भट्टाचार्य, और भट्टाचार्य फिर दूसरा नाम था गजट, बंगाल के गजट। तो इसका भी नाम तो बंगाल गजट ही है, लेकिन लेखक भारतीय हो गया ये, गंगाधर भट्टाचार्य। तो क्या है, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में पहला, भाषा वही अंग्रेजी है, अब व्यक्ति भारतीय है लेकिन पहला, किसी भी भारतीय के द्वारा पहला अंग्रेजी में। देखो यही बात कुछ मैंने यूं भी दोहराई थी, किसी भारतीय के द्वारा भारत की भाषा में पहला तो राजा राम मोहन राय, लेकिन कोई भारतीय पहला, लेकिन भाषा अंग्रेजी। तीसरा था मार्शमैन, यह नाम पढ़ा था, और तो हमने पढ़ा था दर्शन, कलकत्ता के दर्शन। तो इस किताब का नाम है, मार्शमैन की अखबार है दिग्दर्शन, ये याद रखना। ये अपने आप में बोल रही है, मैं आगे क्या बोलूंगा। व्यक्ति तो विदेशी है दिग्दर्शन, लेकिन अखबार का नाम हिंदी भी नहीं। देखो क्या कह रहा है, किसी विदेशी द्वारा देसी भाषा में, हिंदी नहीं थी, देसी भाषा लिखोगे आप, इसमें ज्यादा व्याख्या तो उसने नहीं की। तो याद रखो, नाम तो मार्शमैन अंग्रेजी में साफ झलक रहा है, लेकिन किताब का नाम दिग्दर्शन। ये किसी विदेशी द्वारा भारतीय भाषा में पहला, अभी तक जो भी लिख रहे हैं पहला पहला ही लिखे जा रहे हैं, पहला पहला भारत का, दूसरा विदेशी नहीं, भारत का पहला भाषा विदेशी, तीसरा बंदा विदेशी भाषा
भारत की देसी भाषा। तीसरे में आइए, अब है बंकिंघम पैलेस, जहाँ लिखा था वो जगह का नाम है, बंकिंघम व्यक्ति का नाम है। और इधर लिखोगे, लिखा था, मैंने लिखा था बंकिंघम पैलेस में, और उधर लिखा हुआ है कलकत्ता जनरल, कलकत्ता की पत्रिका, यूं लिखा था ना, तो वहां है कलकत्ता जनरल। अब देखो यहाँ कंफ्यूज करेगा, कलकत्ता, द कलकत्ता जनरल किस अखबार का नाम भी है, बंगाल गजट का, और यहाँ बंकिंघम की अखबार का नाम भी है कलकत्ता जनरल। लेकिन इसके आगे एक बहुत बड़ी लाइन, तटस्थ पत्रकारिता के जनक, स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक जेम्स बंकिंघम, तटस्थ व स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक जेम्स बंकिंघम। अब ये हो गई बात। अब आइए, वहां में लिखा था राज की बात कर रहे थे, लाइन में लिखा ना वो शब्द राज की बात, और इधर आ जाइए, संवाद चंद्रिका जहां लिखा था वो दोनों ही राजा राम मोहन राय की, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका, दो नाम है, एक तो है संवाद कौमुदी और एक है समाचार चंद्रिका, और दोनों ही बंगाली। और ये अब क्या बना, किसी भी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में, हिंदी में नहीं, भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र, संवाद कौमुदी समाचार चंद्रिका, राजा राम मोहन राय, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में पहला, भाषा हिंदी नहीं है, बंगाली है, लेकिन भारतीय है। अब बात यहाँ आइए आगे, जुगल लिखा था और उधर लिखा था उदंड। जुगल किशोर की अखबार है उदंड मारतंड, है याद रहे, जुगल किशोर उदंड मारतंड, जो अखबार है वो उदंड मारतंड है, जो नाम है वो जुगल किशोर है। और उसके आगे लिखोगे, किसी भी भारतीय के द्वारा हिंदी में पहला, अब हिंदी में पहला है, किसी भी भारतीय के द्वारा हिंदी में पहला समाचार पत्र उदंड मारतंड जुगल किशोर। अब चलिए, अगर लिख लिया है तो दोबारा बोल दूं, जुगल किशोर उदंड मारतंड, किसी भी भारतीय के द्वारा हिंदी भाषा का पहला। देखो, व्यक्ति भी भारतीय है, अब अखबार भी भारतीय है, राजा राम व्यक्ति भी भारतीय थी, अखबार भी भारतीय था, लेकिन उसकी भाषा बंगाली थी, इसकी भाषा हिंदी है। अब आगे चलिए, एक नाम ईश्वर, यही लिखा था, और उधर नाम लिखा था सोम, उदंड सोम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अखबार है सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, और ब्रैकेट में लिखो, भाषा तो बंगाली है, भाषा बंगाली है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा उत्तर, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रभावित होने वाला अखबार, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रभावित होने वाला अखबार सोम प्रकाश। याद रहे, एक अखबार और भी था जो रातों रात अंग्रेजी में छप गया था हिंदी से, एक दिन पहले वो हिंदी में था, अगले दिन वो अंग्रेजी में छपा, जब उस पर बैन होना था अगले दिन जब अखबार बनती तो अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में थी, अमृत बाजार पत्रिका, और उसका नाम भी बदला गया था, सनराइज हुआ था, वो बाद में आप पढ़ोगे हर जगह लिखा है, और सनराइज, सूर्य उदय होने के साथ ही उसकी भाषा बदली थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था सनराइज। तो यहाँ हम नाम अभी आगे बढ़े अपनी ही लाइनों में, उलझे नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन 1878, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, गैगिंग एक्ट। तो ये सारी बात तो समय के साथ करेंगे, पहले ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश। अब अगला हमने पढ़ा था हरिश्चंद्र, हरीश, पहला हरीश, और उधर था वचन, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरीश चंद्र, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ब्रैकेट में लिखो, आधुनिक हिंदी भाषा के पिता कहलाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो हिंदी में भी हम पढ़ते रहे हैं, आधुनिक हिंदी भाषा के पिता भारतेंदु हरीश चंद्र। अब हमारे पास अगला प्रश्न है मोती, उधर शब्द है मोती और इधर है अमृत बनकर, ये लिखा था ना अमृत की तरह, तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। अभी इतना ही लिखो, और उसके बाद हमने लिखा था पहले तो मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका,
और फिर आगे हम पढ़ते हैं अगला शब्द, अमृत की तरह। हिंदू पेट्रियोट में यही लिखी थी अगली लाइन। तो हिंदू पेट्रियोट जो अखबार है वो हरीशचंद्र मुखर्जी की है। हमने अगला नाम उधर लिखा था हरीशचंद्र मुखर्जी, वो उसके सामने लिखोगे, लेकिन इसमें थोड़ी जगह छोड़ना। 2 लोग जुड़े हुए हैं इससे, एक व्यक्ति नहीं है। एक तो हरीशचंद्र मुखर्जी है, एक क्रिस्टोफर दास पाल है, और जो दास शब्द लिखा है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, हिंदू पेट्रियोट। क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं पढ़ते, क्रिस्टोफर दास पाल। और जब आगे उसके जो ब्रैकेट में लिखना है, दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार भी कहते हैं। क्रिस्टोफर दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार भी कहते हैं। हिंदू पेट्रियोट से 2 लोग जुड़े हुए हैं, हरीशचंद्र मुखर्जी जुड़ा हुआ है, क्रिस्टोफर दास पाल जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार भी कहते हैं। और आगे बढ़िए, गदर बनकर, ये लाइन में शब्द था अब आगे। और उधर है लाला ने, तो लाला हरदयाल की गदर, ये याद रखें। गदर पत्रिका जो भारत से नहीं विदेश से निकली थी, सैन फ्रांसिस्को वहां से निकली थी 1913 में। तो अभी तो ये लिखिए गदर लाला हरदयाल। अब आइए, उधर फिरोज यही नाम है और उधर नाम है बॉम्बे। बॉम्बे में तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बहुत बड़ी लिस्ट, 2-3 लाइनों में हो जाएगा काम। अब एक नाम बचा है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, और एक बची हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पणिक्कर। ये इसको मैंने जानबूझकर आपकी उसी गाइड से ही जो क्रम दिया है, आर्य की गाइड से, क्योंकि हम लोगों के पास चलो वो है, हम उसी को आधार बना के पढ़ रहे हैं। ये जो पूरा चैप्टर था वो ये था, यही उसमें लिखा है। अब उसमें जो बचा वो ये है कि उन पर प्रतिबंध कौन कौन से लगे, किस किसने। वो बड़ा प्रतिबंध तो एक ही है, 1878। उस समय वायसराय कौन, लॉर्ड लिटन। हम ये आता हुआ प्रश्न गलती करके आते हैं अक्सर, वार्नाक्यूलर क्या मतलब, वो ये नहीं लिखता अंग्रेजी में, वो लिखता है देसी भाषाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे बड़ा अधिनियम। वो वार्नाक्यूलर ही कह रहा है। वो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब आया, 1878, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये वो कहा गया जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध देसी भाषा में कुछ भी छपा वो जब्त कर लिया जाएगा। और वो अंग्रेजों के विरुद्ध है कि नहीं, इसे भी तय कौन करता था, अंग्रेज तय करते थे। एक छोटी सी चालाकी बताता हूँ हिंदुस्तानियों की, जो यहाँ कहीं नहीं लिखी किताब में। इतने उनके ऊपर प्रतिबंध लगे, फिर भी अखबारें बंद होती चल पड़ती, बंद होती चल पड़ती, मुकदमे चलते जीत जाते। कहानी नहीं लिखी बाकी, इन पर मुकदमा होता, गवर्नर जनरल छीनता उसकी लाइसेंस, वो कोर्ट में चले जाते, कोर्ट में मुकदमा सुना जाता है, जीत जाते। कैसे, ये क्या करते, जब भी कोई लेख छापेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, ये 2-3 कटिंग उन अखबारों की भी रख देंगे जो कहाँ छपती थी इंग्लैंड में, उनको छापकर उसके अंदर रख दिया। और वो बातें उठाते थे वहां से जो भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ होती थी। तो भाई अखबार का मतलब क्या है, सरकार के खिलाफ तो लिखा ही जा सकता है, वहां वाले लोग तो लिखते ही थे, और वहां से कुछ चोरी करते अपने ही लेखों में डाल देते। जब जज के सामने सुनवाई होती तो कहते देखिए सर, ये तो इस अखबार में भी लिखा, हमने तो वहां से चुराया, हमने तो लिखा ही नहीं, तो मुकदमा जीत गए वो। तो इस तरह से चालाकी से अपने अखबारों को जारी रखते थे। कैसे, उन्हीं की कही हुई बातें उन्हीं के ऊपर थोप कर। तो ये बहुत होशियार लोग थे, ऐसे ही अखबारें नहीं चलती, अखबार वाले तो लोगों को बेच दें, इतने तेज आदमी थे। इसलिए एक तो बड़ा प्रतिबंध हम पढ़ते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम 1878, गैगिंग एक्ट 1878 वाले को ही कहते हैं। उसमें वाइसराय था लॉर्ड लिटन, और इसी को कहते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब आया, तो वही है वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ही है। तो प्रश्न एक्टों में तो इस पर ही आता है, पर फिर भी उसमें मैंने 2-4 लाइनें और बनाई हैं, वो सीधे तथ्य हैं, वो लिखने हैं आपको। सबसे पहले समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था 1799 में, कौन था उस समय, सारी घटनाएं उसी आदमी पर घूम फिर के आते हैं, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। 1799 मालिक व नाम का पता लिखना जरूरी, अखबार पर आप यूं लिखिए वृत्त में, 1799 लॉर्ड वेलेजली, मालिक व नाम का पता, उसका नाम व पता अखबार के साथ लिखा होना चाहिए। मालिक व उसका नाम व पता, मालिक का नाम व पता, पूरी बात हो उस पर। अब बात ये 1823 में
1823 में एक और लाइसेंस रेगुलेशन बना। लाइसेंस, भाई अखबार चलाने के लिए भी लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है। अब वो लाइसेंस, अक्सर ये कहा गया जो अंग्रेजों के विरोध में कुछ लिखेगा उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। वो तो बहाना था, जब्त कर लिए जाते थे। ना भी लिखो उनके खिलाफ तो भी वो ढूंढ लेते थे कुछ ना कुछ आपने हमारे खिलाफ लिखा है। और वो क्या हुआ, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि 1823 में गवर्नर जनरल उसमें कार्यवाहक था, एडम्स गवर्नर था, कार्यवाहक था, और उसने एक अधिनियम दिया, वो था लाइसेंस रेगुलेशन। और वो लाइसेंस रेगुलेशन के आधार पर राजा राम मोहन राय का मीरात उल अखबार बंद किया गया। इस नियम के तहत राजा राम मोहन राय का मीरात उल अखबार बंद किया गया, उसको जब्त किया गया। ये हुई दूसरी बात। बड़ी बड़ी बातें जहां से प्रश्न बनेंगे सिर्फ वही। अब अगला, दोबारा बोल रहा हूं, 1823 कार्यवाहक गवर्नर था उस समय एक लॉर्ड एडम्स। इसने एक नियम जो बनाया लाइसेंस रेगुलेशन, उसका नाम था लाइसेंस रेगुलेशन। और इस नियम के तहत राजा राम मोहन राय का मीरात उल अखबार, फारसी भाषा का बुद्धि दर्पण जिसे हमने कहा, उसको बंद किया गया, जब्त किया गया। अब अगला बहुत बड़ा प्रश्न, दो ही प्रश्न बनेंगे अगर इन प्रतिबंधों में बनेंगे तो। एक तो 1878 वाला हमने बात की है अभी, 1835-36। अब ये लिखो, उत्तर मिलना चाहिए, आपके दिमाग में भी होना चाहिए मैं क्या बोलने वाला हूं। 1835-36 चार्ल्स मैटकाफ 1 साल के लिए आया था, और जिसको कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये प्रश्न चाहे अपने को लगता है आसान, और बड़े बड़े कंपटीशन में कहा गया है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर को कहते हैं, जनरल को कहते हैं, चार्ल्स मैटकाफ। और अब ये इसका अंग्रेजी में भी लिखो, आप हिंदी में लिख लो, शब्द अंग्रेजी के हैं, द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835, द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835। दो प्रश्न बनते हैं प्रतिबंधों में। पहला तो हो गया लॉर्ड वेलेस्ली, सबसे पहला मुक्तिदाता कहलाया चार्ल्स मैटकाफ, पूरी तरह से सबसे खतरनाक अधिनियम। प्रश्न ये भी आता है अब तक लगे सारे प्रतिबंधों में सबसे खतरनाक था वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। अब उसी पे ही बात कर रहा हूं, 1878 लॉर्ड लिटन उस समय था वायसराय, और वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसमें एक नई बात भी जोड़ेंगे, मुंह बंद करने वाला नियम अगर लिख लिया हो तो यही है, गैगिंग एक्ट, GAGING, गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करना, गैगिंग। अब सवाल ये, छोटी सी लाइन और लिखो, गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। उस समय एक अखबार था जिसने इस नियम का समर्थन किया था, पायनियर, जिसने इस गैगिंग एक्ट का समर्थन किया था, पायनियर, जिसने इसका समर्थन किया था। और अब एक अंतिम प्रश्न जहां से बन सकता है कि पहली बार कोई भी अखबारों में सुधार करने के लिए भारतीयों को शामिल किया गया। अब तक जो भी किया गया था अंग्रेजों ने किया था। तो अब लिखिएगा 1921, टाइम 1921, तेज बहादुर स्प्रू के निर्देशन में, अंग्रेजों ने इनका सहयोग लिया। तेज बहादुर स्प्रू ने एक रिपोर्ट दी, उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर एक नियम बना। अभी तो आप इतना लिखो, 1921 तेज बहादुर स्प्रू के निर्देशन में एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था प्रेस कमेटी। 1921 तेज बहादुर स्प्रू कमेटी बनी पत्रकारिता पर विचार करने के लिए, अधिकारों पर, प्रेस कमेटी 1921। और इसके तहत जो दो मैंने नहीं लिखवाए वो रद्द हुए, इसलिए मैंने यहां रख दिया। इसके लिए लिखोगे 1908 और 1910 के लाइसेंस नियम रद्द हुए। वो यही थे, नाम और पता लिखना वरना आपका जब्त कर लिया जाएगा, इसलिए मैं वो कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा बोल रहा हूं। 1921 की कमेटी, प्रेस कमेटी, तेज बहादुर स्प्रू के निर्देशन में बनी। इसके तहत 1908 और 10 का अधिनियम रद्द हुआ। ये मैंने क्यों नहीं लिखा, ये नियम दोनों रेगुलेशन लाइसेंस ही हैं। लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा किस बात को लेकर के आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखोगे, ये प्रश्न इससे नहीं बनता। सामान्य बात है ये, कितनी बार क्या दर्शाएगा वो लाइसेंस, फालतू बात लिखने वाला वो क्या तय क्या करेगा।
इससे ये जुड़ेगा। इससे 2 नियम जिससे बंद हुए वो किसकी कमेटी से? तेज बहादुर सुप्रो 1921। और अब 1931 का अंतिम इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, बस इतना सा लिख लो, ये नाम ही आता है, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। आपातकाल में अखबारों को बंद करने का अधिकार मिला, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931, बस इतना ही लिख लो। अब इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, अब जाने से पहले जितनी भी अखबारें हमने पढ़ी, वो जो 15 नाम और उन 15 अखबारों के लेखक, अब उसका एक आंकड़ा बना रहा हूं। जैसे मैं हमेशा करता हूं, पहले एक शब्द ये सदी तय करेगा। अगर 18 लिख रहा हूं तो सदी, और अगर 17 लिख रहा हूं तो सदी। तो यहां तो केवल एक ही है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और पीछे प्रश्न आया है, हम भी गलत कर आए थे, तब कुछ इस तरह से नहीं पढ़ा था, रटाया तो हमें भी गया था, पर पेपर वाले दिन हम देखो यही फर्क पड़ता है। आपने रट लिया कौन सा अखबार किसने चलाया, आपने सन रटे, नो डाउट वो इतने सन कंफ्यूज करेंगे। उसने पूछा 18वीं सदी का अखबार, वो एक ही था और हम उससे भी चूक गए। तो ये बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उसके लिए तो सन एक ही याद रखने, 1780। अब सबके आगे लगेगा एक शब्द 18, उसका कुछ कोड है 16, 18, 18, 21, 22, 26, और एक है 59, 67, 68। इन सब के साथ शब्द कॉमन क्या लगेगा? 18, 1816, 1818, 1818, 1821, 1822, 1826, 59, 67, 68। जहां तक कि आपका काम लिखते जाना, जिस क्रम तक लिख के आए वो उत्तर वही रहेगा। अब एक शब्द ये, अब ये सदी कौन सी हो गई? 20वीं। तो सिर्फ जो फिर बच जाए 13, 13, 22, हमें भी याद है, लाला हरदयाल वाला गदर है, इसमें एक और भी जुड़ेगा, बॉम्बे क्रॉनिकल जुड़ेगा शायद, और एक उसमें जुड़ेगा हिंदू पैट्रियोट, ये शायद उसमें लिखे हैं सबके आगे सूत्र बने हुए हैं मेरे पास। मैं एक बार फिर बोल दूं, 1780 बंगाल गजट, 1816 जो है फिर बंगाल गजट, 1818 दिग्दर्शन, फिर 1818 कलकत्ता जनरल। उसके बाद जाओगे तो संवाद कौमुदी 1821, समाचार चंद्रिका 1822, और उसके बाद है उदंड मारतंड 1826, और फिर सोम प्रकाश 1859, 67 है अमृत बाजार कवि वचन सुधा, और 68 में है अमृत बाजार पत्रिका। फिर आ जाइए सीधे 1900, हिंदू पैट्रियोट का नाम भी वही है, वो वहीं रखा गया है, वहीं 68 में। अब यहाँ 1913 गदर लाला हरदयाल, फिर 1913 बॉम्बे क्रॉनिकल, फिर 1922 द हिंदुस्तान टाइम्स। तो 20वीं सदी के तो 13, 13, 22, 3, 16, 18, 18, 21, 22, 26, 59, 67, 68, तो ये सारे के सारे 19वीं सदी के, और एक वो ऊपर 18वीं सदी का। अब देखो आपको एक सलाह, वो मैं बोल के यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, हर गाइड में एक लिस्ट दी हुई है। अगर हम पढ़ें कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू होता है, तो मैं मान लेता हूँ 1857। हालांकि 1885 में जब कांग्रेस बनी तो उत्तर तो ये है, लेकिन देखो भूमिका ये है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, वो कामयाब नहीं रही भौतिक दृष्टि से, लेकिन मानसिक दृष्टि से, अपने आने वाले दूरगामी परिणामों की दृष्टि से वो क्रांति कामयाब रही। हमने उसी नींव के ऊपर अपना एक आज़ादी का भवन खड़ा किया। लेकिन सवाल ये है, 1857 से लेकर 1885 के मध्य हम तो उत्तेजित हुए, हमें ठंडा कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा गोलियां मारकर, हमें अंग्रेजों ने दबा दिया देशी रियासतों की मदद से। हमारा प्रयास हुआ और हो गया। अब प्रयास किसका था? अंग्रेजों का। मैं यहाँ उल्टा पढ़ा रहा हूँ, जो किताबों में पढ़ रहे हो वो नहीं है, वो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं है, लिखा है तो भी नहीं होता हमसे। हम क्या जानना चाहें, अंग्रेजों के दिमाग में एक सवाल छोड़कर गई थी एक क्रांति, कि ये हुआ कैसे, और हुआ तो हमें पता क्यों नहीं लगा। अचानक ही सब हो गया, रोटियों में लोग चिट्ठियां दे गए, योजनाएं बन गई, और हम अनभिज्ञ रहे, हमें जानकारी भी नहीं मिली। तो कहा ये तो अच्छा हुआ कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय राजा रहे, अगर वो ना रहे होते तो हमें कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ये सार था अंग्रेजों के दिमाग में। फिर दूसरा सवाल उनके दिमाग में एक और था
कि अगर हमने जो लड़ाई लड़ी या हमारे साथ जो लड़ाई हुई, उसमें एक घटना यह भी रही कि हमने बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार किया और हमने किस वर्ग की नाराजगी मोल ले ली? मुस्लिम वर्ग की। एक कॉमन सा खाका उनके दिमाग में बना हुआ था अंग्रेजों के। तो 1857 के बाद उनकी जो पॉलिसी रही, फूट डालो और राज करो। दूसरी पॉलिसी रही, देशी राजाओं को बनाए रखो, उनको इतना भी मत दबाओ कि वो खत्म हो जाए। अगर वो पुल का काम नहीं करते तो हम इस बाढ़ में बह गए होते। तो दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने कहा, इस देश में किस कोने में क्या गतिविधियां चल रही हैं हमें पता नहीं लगता। हालांकि रेलवे भी थी, डाक व्यवस्था भी थी, फिर भी पता नहीं लगता। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हालांकि मेरे इस बात में विरोध भी है, वो विरोध भी रखूंगा। ये बात जिसके दिमाग में आई वो व्यक्ति था उस समय का तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन। ये बात तो बहुत पहले से चल रही थी और मैंने कही थी, W हंटर की एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान, उसमें पहली बार ये बात कही गई थी कि मुसलमानों को मित्र बनाया जाना चाहिए, तभी बात बनेगी। और फिर अब जो बात सामने आई, समय था 1885 का और भारत का वायसराय था डफरिन। और उस समय हम एक पढ़ते हैं, कई बार पेपर में प्रश्न आ गया, A.O. ह्यूम, सब जानते हो। एक बार प्रश्न आया, कांग्रेस को बनाने में एक व्यक्ति का योगदान था, नाम नहीं है, वो क्या था? एक अंग्रेज, केवल अंग्रेज लिखता है, एक अंग्रेज रिटायर नौकरशाह, एक भारतीय और एक भारतीय अंग्रेजी मूल का व्यक्ति, यूं लिख देते हैं। वो क्या था? एक सिविल रिटायर ऑफिसर था, एलन एक्टोवियन ह्यूम। वो रिटायर ऑफिसर जिसको आज हम IAS कहते हैं, बहुत बड़ा आदमी था, वो रिटायर हो गया, नौकरशाह था। वो भारत आया, वो उदारवादी था। वो भारतीयों के, कलकत्ता के विश्वविद्यालय के बच्चों के नाम खुला पत्र भी लिखा था उसने, तुम लोग अपने देश के लिए कुछ करो, तुम ही कर सकते हो, हम नहीं, क्योंकि हम में और आप में जातीय भेद है, क्योंकि हम तो आप पर शासन करने वाले हैं और आप शासित होने वाले हो। तो विरोध किसकी तरफ से होना चाहिए? आपकी तरफ से, आप करें। उसने लोगों को उकसाया। और लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी, हम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये स्टेटमेंट उनका है, लाला लाजपत राय का। और खैर बाद में कांग्रेस के बारे में तो लाला लाजपत राय के विचार भी अपनी बात के विरोधी हैं। वो कहते थे हम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। यहां तो ये बात याद रखना, आगे क्या कहेंगे वो बात। तो ह्यूम ने प्रयास किया कि लोगों को जोड़ा जाए, लेकिन देखो व्यक्ति तो दो हैं, ह्यूम और डफरिन। चाहता ये भी था एक संगठन बने और चाहता ये भी था एक संगठन बने। कांग्रेस का सही मूल्यांकन चंद लोगों के विचार पढ़कर नहीं होता। यहां दो लोग विपरीत विचारधारा के बैठे हैं और दोनों चाहते हैं एक ही संगठन बनाना। तो बात तो यहां से निकालो, ये चाहता है कि वास्तव में भारतीय लोग संघर्ष करें, और ये क्या चाहता है? उत्तर यहां, ये चाहता है कि देखो भारत के किसी भी कोने में कोई गतिविधि हो जाए, हमें सूचना ही नहीं मिलती। वो सूचना कैसे मिले? वो सूचना मिले, एक काम करो, एक संस्था बनाओ जिसमें पूरे देश के हर प्रांत का एक एक प्रतिनिधि हो। वो अपने एरिया का असंतोष उस मंच पर लाकर रखे ताकि हमें पता लगे कि किस प्रांत की जनता में क्या चल रहा। कहने को तो वो जो संस्था बनेगी वो किसका प्रतिनिधित्व करेगी? भारतीयों का। लेकिन हमारे लिए रास्ता आसान करेगी विद्रोहात्मक गतिविधियों को समय पर दबाने का। तो डफरिन की सोच तो कुछ और थी। वो तो चाहता था संस्था तो बने, लेकिन वो संस्था को किस रूप में? सेफ्टी वाल के रूप में। यही तो पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि कांग्रेस बनी सेफ्टी वाल्व के रूप में। यंग इंडिया में उन्होंने लेख छापा था अपना, और वो कहते हैं कि सुरक्षा वाल्व, हमारी टंकी भर जाती है, पानी की वाल्व बंद कर देते हैं, पानी आना बंद हो जाता। एक क्रोध के बहाव को रोकना चाहता था डफरिन, और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता के लिए तैयार करना चाहता था। क्यों? दो विपरीत तत्व, उद्देश्य एक संस्था बनाना, मन में दोनों के अलग अलग बात। इधर तो एक बात हो गई, कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बनी, इसके हिसाब से तो बनी हमारी विद्रोहात्मक गतिविधियों को रोकने की, और भारतीयों के लिए वो बनी। आप क्या पढ़ते हो? जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस का प्रयोग किया,
अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए, वहीं भारतीयों ने कांग्रेस का प्रयोग किया तड़ित चालक के रूप में। तड़ित चालक, विद्युत जैसी गति को चलाने के रूप में। अब एक सवाल, यहाँ बेइज्जती करूंगा कुछ भारतीयों की, कड़वी सच्चाई, एनसीईआरटी तो कहती है, हम उसे पढ़ते नहीं। सवाल ये, कहा ये गया, इसमें जो लोग शामिल हुए शुरू में, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनशाह वाचा, ये जितने भी लोग हैं, अभी मैं वो नहीं कह रहा जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये लोग जुड़े इससे, कांग्रेस से जुड़े, और जुड़ा इन दो लोगों, संस्था बन गई। मैं अभी वो आंकड़े बाहर रख रहा हूं। ये लोग अक्सर एक बात कहते हुए पाए गए शुरू के दौर में, अंग्रेजी राज्य भारत के लिए वरदान है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने आगे बात बढ़ाई कि अगर हम ऊंची आवाज में कोई बात बोलेंगे, वो निष्फल नहीं जाएगी, वो सुनी जाएगी, और जब हम अपने देश का शासन चलाने के लायक हो जाएंगे तो अंग्रेज हमारा देश हमें देकर चले जाएंगे। क्या ये बात आसान थी? ऐसे नहीं थी। क्यों कह रहा हूं कि जो शुरुआती दौर के कांग्रेस के नेता थे, जिनका आप उदारवादी कहते हो, वो उदारवादी क्यों थे, मैं ये कह रहा हूं। उदारवादी थे, हम क्या पढ़ते हैं, उनकी जो मांगे थी वो यूं मनाते थे, ये इसलिए उदारवादी नहीं थे, उनकी वजह थी। अंग्रेजी राज्य का समर्थन वो क्यों कर रहे, क्या वो नहीं जानते थे खून पिया जा रहा है हमारा? यही वही दादा भाई नौरोजी है जो कह रहा है एविल ऑफ द एविल, क्या भूतों का बड़ा भूत, दानवों का दानव कौन? अंग्रेज। किस लिए? हमारा धन लेकर बाहर जा रहा है। तो फिर वो व्यक्ति यहां क्यों कह रहा है अंग्रेजी राज्य भारत के लिए वरदान है? सवाल ये जितने भी लोग हैं, ये बड़े बड़े साहूकार हैं, इन्होंने बहुत से गरीब किसानों को लोन दिया हुआ, ऋण दिया हुआ, उनकी जमीनें लिखवाई हुई हैं। अगर ये लोग बने रहेंगे तो उनका धंधा चलता रहेगा, अगर वो लोग चले जाएंगे तो उनका धंधा भी बंद हो जाएगा। हर किसी का अपना स्वार्थ था। और आप एनसीईआरटी में एक बंदे की कुर्सी पे बैठे हुए फोटो डंडे से, मेहता शिताब राय, उनके पूरे नाम हैं उनमें दिए हुए कि फिरोज शाह मेहता क्या थे, एक बहुत बड़े साहूकार थे। वो कहती है एनसीईआरटी, शुरुआती कांग्रेस के नेता जो हैं, उनका जिनका इन पर अधिकार था, वो लोग सबके सब उच्च घरों से थे और बड़े बड़े साहूकार थे। तो वो अंग्रेजी राज्य के बने रहने में ही उनका हित था, उनकी भलाई थी। तो सवाल तो ये है, सार क्या निकला? चाहे कांग्रेस हिंदुओं की तरफ से, चाहे कांग्रेस अंग्रेजों की तरफ से, अगर इस एक आदमी को बाहर कर दें तो कांग्रेस का उद्देश्य एक ही रहा कि अंग्रेजों के साम्राज्य को बनाए रखो। सच तो फिर यही निकला। नाम वो बदल गए कि वो इधर से भारतीय हो गए, इधर से एक अंग्रेज बनाने वाला, फर्क यही। और अब इसके ऊपर कुछ कटाक्ष लोगों ने किए हैं, अब वो फिट बैठेंगे। क्यों फिट बैठेंगे? सबसे पहले तो बात बनी 85 में, सब जानते हैं। 3 साल बाद डफरिन का ही स्टेटमेंट आया। उसने कलकत्ता के अधिवेशन में, एक अधिवेशन के बाद इनको खाने पे बुलाया था, सब पढ़ते ना, दावत पे बुलाया था। और जब दावत पे बुलाया तो उसने कहा, यह दावत कांग्रेस के नेताओं को नहीं है, ये दावत कलकत्ता आए हुए कुछ विशिष्ट नागरिकों को है। क्या कह गया वो? कितनी बड़ी बात कही है उसने कि ये भोज कांग्रेस के नेताओं को नहीं है, कलकत्ता आए हुए कुछ नागरिकों को है। उसने अपनी सोच प्रकट कर दी, कांग्रेस के प्रति हम कितनी की इज्जत करते हैं। और डफरिन ये भी कहता था कि कांग्रेस तो अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सारे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कहने को वो बात अंग्रेज कह रहा है, पर एक सच तो वो बोल रहा है, हमें तो वहां से भी सच निकालना है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस वो संस्था नहीं थी जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश को क्या दिलाएगी, आजादी। अभी तक वो रूप नहीं था। खैर आगे बढ़े, करजन आया। करजन ने तो बात ही सिरे लगा दी कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर है और मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं इसे शांति पूर्वक मरते हुए देखूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? स्टेटमेंट पेपर में आता है करजन का। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रति ये लोग कैसी सोच रखते थे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बनाने वाले भी कौन थे और उनकी सोच क्या थी। घृणा। वो कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर है और मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरते हुए देखूं। खैर, कांग्रेस कहता था गंदी चीज है कांग्रेस, देशद्रोही संगठन है।
जब इतनी बात कह दी गई तो कहाँ रह गई उम्मीद स्वतंत्रता की। बस एक ये व्यक्ति बचा था। और एक बात, थोड़े समय बाद डफरिन इसे भी गालियां देता हुआ पाया गया, ह्यूम को भी। वो कहता था हुम पागल है, इसे जल्दी वापस भेज दो इंग्लैंड, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। और इसे भेजा नहीं गया। 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव पद पर रहा और इसके ठीक बाद में सचिव बने दिनशा वाचा। तो ये प्रश्न अब बना, कांग्रेस बनाने वाला किसकी मदद से? और इधर से भारतीयों की मदद से बन गई 1885। उसका पहला अधिवेशन कहाँ होना था? पूना। क्यों नहीं हुआ? वहां पर प्लेग फैल गया, इसलिए यह अधिवेशन हुआ पंडित गोकुल भट्ट तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ पर? बंबई में। 72 लोग थे। पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और पहले सचिव बने ह्यूम। अब बात ये घटना तो हमने पढ़ी, कुछ लोगों की ओर विचार दे दूं। बाल गंगाधर तिलक जहां कहते थे कि वर्ष में एक बार मेंढकों की तरह टर्राने से आजादी नहीं मिलती, क्योंकि इनका अधिवेशन साल में एक होता था और अक्सर वो दिसंबर महीने में भी हुआ करता था। लेकिन बाद में कुछ आपात अधिवेशन बुलाए गए, आपात बैठकें बुलाई गई, कार्य समिति की काउंसिल्स बुलाई गई, तो वो कभी कभार सितंबर अगस्त में भी होती रही। अब ये इसके बाद एक बात और, जो बहुत बड़ा नाम लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय वार्षिक मेला है। अश्विनी कुमार दत्त कहता था 3 दिनों का तमाशा है। विपिन चंद्र पाल कहते थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी विपिन चंद्र पाल ने से याचना संस्था कहा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिए गए हैं? भारतीयों के द्वारा। क्या साबित कर रहे हैं? कि कांग्रेस के वो लोग उस समय के वो सही प्रतिनिधित्व भारतीय जनता का नहीं कर रहे हैं। इसमें भी एक एक छोटी छोटी बात नहीं, पहले है आप सब जानते हो 1885 में ये बनी और ये एक दौर पूरा हुआ, कितने साल का, और इसको नाम क्या दिया गया? क्यों? अब सवाल है, उत्तर तो मैं दे चुका हूं जो किताबों में नहीं, वो थोड़ा विरोधाभासी है, पर हमारे सामने जो लिखा जाता है, मांगे इन लोगों ने भी रखी, कांग्रेस के लोगों ने वो मांगे मनवाने के लिए तरीके ये थे। डेलीगेशन भेजो, जिसको आप शिष्टमंडल कहते हो, ज्ञापन दो, शांतिपूर्वक, देखो हड़ताल नहीं, शांतिपूर्वक काम रोको, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ कहीं भी सशस्त्र विद्रोह की बात तो इनके दिमाग में ही नहीं थी। एक बात और जोड़ो, पहला अधिवेशन जहां हुआ था वो था बंबई, दूसरा जहां हुआ था अगले ही साल, तीसरा जहां हुआ था अगले ही साल, और अगले साल उसके बाद हुआ इलाहाबाद। पहले के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, दूसरे के अध्यक्ष रहे दादा भाई, और तीसरे में एक बहुत बड़ा नाम जॉर्ज बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम, ये हो गया ये, और यहां हो गया जॉर्ज वुड। तो ये बात तो ठीक, पर यहां एक बात और, जिस साल बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण से बोलते हुए एक बात कही थी, इस समय महारानी की प्रजा में, महारानी की करोड़ों प्रजा में उतना देशभक्त कोई नहीं होगा जितने हम हैं। क्या साबित कर रहे थे? हर बात का अंत कहाँ जा रहा है? हम चाहते क्या हैं कि अंग्रेज यहां से ना जाएं। और एक बात, गोपाल कृष्ण गोखले ने तो एक बात बहुत पहले विचार रखा था, इस समय देश के जो हालात हैं उसमें व्यवस्था बनाए रखने का काम सिर्फ कौन कर सकते हैं? अंग्रेज। हम नहीं कर सकते। आपने तो हाथ ही खड़े कर दी। और इन सब बातों को एक बात कहकर पूरी करी बाल गंगाधर तिलक ने। हालांकि आप ये पढ़ते हो बात किसी और ने कही है, पर उसी तरह की बात को तिलक ने दोहराया था कि भारत का साम्राज्य अंग्रेजों को प्लेट में रखकर नहीं दिया गया, उन्होंने इसे तलवार के बल पर जीता था और ये तलवार के बल पर ही वापस लिया जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट एक अंग्रेज ने भी दिया था कि इसको जीता भी तलवार के बल पर गया और तलवार के बल पर ही सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन ये नीति बाल गंगाधर तिलक की किन विचारों के खिलाफ थी? उदारवादियों के, और वो गड़बड़ भी हुई। अब बाकी बात आज नहीं, वो विभाजन, वो जो विरोध है वो सामने कब आया? ताप्ती नदी के किनारे सूरत में
1907 में। लेकिन उससे पहले बहुत घटनाएं घटी। 1897 में मिस्टर रैंड की हत्या, बहुत बड़ा नाम। 1909 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या। 1909 में करजन वाइली की हत्या मदन मोहन लाल धिंगड़ा के द्वारा। और एक बहुत बड़ा नाम वीर सावरकर। उन्हीं दिनों में उन्होंने किताब लिखी थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और एक घटना द ग्रेव वार्मिंग, उन्होंने किताब और भी लिखी। और वो उन्हीं दिनों में बहुत कुछ घूम फिर के आया, पेरिस वहाँ भी गया, फिर वो रुका इंग्लैंड में, वहाँ से पकड़ा गया, आजीवन कारावास हुए। सारी घटनाएं। खुदीराम बोस 1908, मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट पर गोली चलाई गई, एस्त मरे और खुदीराम बोस को फांसी दी गई, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली।